अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर लैब नंबर 5 सिग्नल एंड सिस्टम्स लैब। और इस लैब में जो है हम स्टडी करेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिस्टम। तो लास्ट लैब से हमने सिस्टम्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो इस लैब में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जो है ना वो सिस्टम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, लाइक कि कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं, स्टेबल सिस्टम्स क्या होते हैं, या टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इनकी जो है वो कह लें कि कॉन्सेप्चुअल बातें देखेंगे कि कॉजैलिटी, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद हम मैटलैब में इनको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्लाइड में जो है वो सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लीनियर सिस्टम्स होते हैं ना, बेसिकली वो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो है ना वो सेटिस्फाई करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो और लॉज के ऊपर जो है ना वो कह लें कि जो ये दो और लॉज है ना इनसे मिलके बना है। वो दो लॉज और कौन से हैं? लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इन दोनों से मिल के जो है ना वो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो जो सिस्टम इन दो लॉस को फॉलो करता है तो इसका मतलब है वो लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है ना सबसे पहले लॉ ऑफ एडिटिविटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी ये कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास दो सिग्नल्स हैं, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। ठीक है, और एक आपके पास सिस्टम है, ये सिस्टम है एक। ठीक है, और ये सिस्टम एक ही है, सेम सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सिग्नल x1 ऑफ टी है आपने उसको सिस्टम में से पास किया, आपके पास आउटपुट आ जाएगी y1 ऑफ टी। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि आपने दूसरे सिग्नल को भी सेम सिस्टम को दिया, सेम सिस्टम में से पास करके आपने एक रिजल्ट ले लिया y2 ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी जो आपके पास रिजल्ट आया था उसको आपने सम कर लिया, तो आपके पास आ गया y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। तो ये आपके पास कह लें कि एक लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब जो राइट हैंड ये कह लें ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड चले, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब जो राइट हैंड साइड होगी इस लॉ की वो क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहले आपने दोनों इनपुट सिग्नल्स को सम कर लेना है, फिर आपने जो रिजल्ट सम आएगा ना, रिजल्टेंट सम, जैसे यहाँ पे आ रहा है x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी, उसको सिस्टम में से पास करना है। उसको जब आप सिस्टम में से पास करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा y प्राइम ऑफ टी। ठीक है, तो अगर तो ये y प्राइम ऑफ टी और ये यहाँ पे पहले जो एक सम ऑफ y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी जो आया था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी आई थी, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ये दोनों सेम आ जाती हैं तो ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी जो है ना वो होल्ड कर रहा है। और अगर ये सेम नहीं आती तो फिर आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी होल्ड नहीं करता और आपका जो है ना वो सिस्टम लीनियर नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने इसका जो समरी बनती है लॉ ऑफ एडिटिविटी की वो ये है कि सब अगर दो सिग्नल्स हैं आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगी कि पहले आप दोनों सिग्नल्स को सिस्टम में से पास करें और फिर जो रिजल्ट है उसका सम ले लें। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड ये है कि पहले आप सम ले लें और फिर जो है आप सिस्टम में से पास करें। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ एडिटिविटी। अब इसी तरह जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या है कि आपके पास सिग्नल है x ऑफ टी। ठीक है, आपने उसको सिस्टम में से पास किया, आपके पास रिजल्ट आ गया y1 ऑफ टी, फिर आपने उसको एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करके आपके पास कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई k y ऑफ टी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप कह लें कि ये है, ये जैसे ये y प्राइम ऑफ टी है तो ये कह लें y डबल प्राइम ऑफ टी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और सेकंड जो राइट हैंड साइड बनेगी इस लॉ की वो ये होगी कि आप पहले सिग्नल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको सिस्टम में से पास करें, फिर आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा y प्राइम ऑफ टी। और अगर ये y प्राइम ऑफ टी और ये यहाँ पे जो पहले y डबल प्राइम ऑफ टी जो कि k y ऑफ टी है वो अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है कि आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो है ना वो होल्ड कर रहा है। अब जो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है ना, इसकी जो कह लें कि एक फाइनल फॉर्म है ना, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह लें, वो कुछ इस तरह का है जो मतलब
दोनों पे कंसिस्ट करता है, लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों को मिलके बना है दोनों से। देखें यहाँ पे देखें कि जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है बेसिकली उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि आपके पास दो सिग्नल्स हैं x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, और दो आप स्केलर्स ले लें a1 और a2, ठीक है। तो करना क्या है आपने सबसे पहले कि जो उसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या कहती है कि आप सबसे पहले क्या करें कि सिग्नल x1 ऑफ टी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें और फिर सिग्नल x2 ऑफ टी को भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें। पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करें दोनों सिग्नल्स को, फिर उनको ऐड कर लें। तो ये देखें एडिशन भी हो रही है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो ये तक वही सेम लॉ ऑफ एडिटिविटी और होमोजेनिटी को जो है ना वो इकट्ठा मिला के जो है ना वो बनाया गया, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये कहती है कि पहले आपने क्या करना है, x1 ऑफ टी को भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है और सिग्नल x2 को भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। उन दोनों सिग्नल्स को ऐड करने के बाद आपने सिस्टम में से पास करना है। ये देखें ना s करली ब्रैकेट इनटू दिस, इसका मतलब है सिस्टम को आपने जो सिग्नल देना है या सिस्टम में से जो कुछ आपने पास करना है वो ये है, ये जो मटेरियल है, ठीक है। ये जो कह लें कि जो आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है कि सिग्नल x1 भी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, सिग्नल x2 भी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है और उन दोनों का सम हुआ है। फिर वो जो रिजल्ट है उसको सिस्टम में से पास किए, उसको सिस्टम में से पास किया है तो हमारे पास एक जो रिजल्ट आएगा वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करेगा। जो राइट हैंड साइड बनती है वो ये बनती है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि सिग्नल x1 को सिस्टम में से पास कर लेना है, फिर सिग्नल x2 को भी सिस्टम में से पास कर लेना है। बल्कि दोबारा सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिग्नल x1 को सिस्टम में से पास करके जो रिजल्ट आएगा उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसी तरह सिग्नल x2 को सिस्टम में से पास करके जो रिजल्ट आएगा उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब वो जो दो रिजल्ट्स थे उनको आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर वो और जो राइट हैंड साइड है वो सेम होंगी तो इसका मतलब है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाई हो रहा है और हमारा सिस्टम जो है वो लीनियर है, ठीक है। तो ये देखें ये लॉ ऑफ एडिटिविटी और होमोजेनिटी लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक लॉ भी होल्ड कर रहा हो तो इसका मतलब है आप ये दो लॉज में से कोई एक लॉ भी चेक कर सकते हैं और इस इक्वेशन डायरेक्टली लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैटलैब में। अगर इनमें से कोई एक लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कोई एक लॉ, आप जरूरी नहीं है दोनों चेक करें, कोई एक लॉ भी अगर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है आपका सिस्टम लीनियर है। या लॉ ऑफ एडिटिविटी होल्ड कर रहा है तो कन्फर्म है कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम जो है वो इसी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इनमें से कोई एक जो है ना वो भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं या ये दोनों भी इम्प्लीमेंट बारी बारी कर लें, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप देखें कि दोनों लॉज अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब आपका सिस्टम लीनियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक छोटी सी जो है ना वो एग्जाम्पल है कि ये नॉर्मली आपके कोर्स वर्क की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका मैटलैब से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक कह लें कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कि लेट्स सपोज आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ वाई ऑफ टी, जो सॉरी आपके पास एक सिस्टम है जिसकी जो है वो आउटपुट इक्वेशन है या जिसका आउटपुट जो कह लें एक्सप्रेशन है वो है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स साइन टी। मतलब कि अगर आप इसको सिग्नल देते हैं एक्स ऑफ टी तो जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड किस तरह करता है कि वो सिग्नल एक्स ऑफ टी के जो टाइम है उसको साइन टी कर देता है। मतलब यहाँ पे वो जो उसका टाइम डोमेन था उसको साइन फंक्शन जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देता है या कह लें कि उसका साइन ले लेता है, जो उसका टाइम फंक्शन डोमेन थी उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्नल अगर आप इसे सिग्नल एक्स ऑफ टी देंगे सिस्टम को, गिवन सिस्टम को जिसकी एक्सप्रेशन ये है, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्या वो सिग्नल का जो टाइम डोमेन है उसकी जगह वो जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वो साइन ले लेगा सिस्टम। तो देखें जैसे ये एक्स ऑफ टी सिग्नल था, आपने सिस्टम को दिया, सिस्टम ने क्या किया वाई ऑफ टी जनरेट कर दिया। आउटपुट सिस्टम क्या होता है कि आपकी एक किसी भी इनपुट
के करस्पॉन्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसकी जो भी इनपुट जो सिस्टम की इंटरनल वर्किंग है वो उसके मुताबिक उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम की सर्किटरी ये है कि आप इसको सिग्नल देंगे तो ये उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन ले लेगा, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले लॉ ऑफ एडिटिविटी किस तरह चेक करेंगे कि आप देखें कि y ऑफ t है, ठीक है। तो आप कह लें कि जो जिस तरह मैंने आपको लॉ ऑफ एडिटिविटी यहाँ ऊपर बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सिग्नल को सिस्टम में से पास करना है, ठीक है। और दो सिग्नल्स होंगे x1 ऑफ t और x2 ऑफ t, उनको बारी बारी आपने सिस्टम में से पास करना है, उनका जो रिजल्ट आएगा उनका सम ले लेना है। तो आप देखें कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक सिग्नल x1 ऑफ t था, उसको उसने सिस्टम में से पास किया, तो उसके पास जो उसका रिजल्ट आया वो आ गया y1 ऑफ t, जो कि हम लिख सकते हैं x1 sin t, ठीक है। जैसे क्योंकि सिस्टम की जो क्रॉस रिजल्टेंट कह लें कि जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। तो जो भी उसको सिग्नल देंगे x1 या x2 तो वो इसी तरह की जो है ना वो आउटपुट जनरेट करेगा कि उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइन ले लेगा। तो अब जहाँ पे अगर सिग्नल x1 ऑफ t था तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो x1 की इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन आएगा, ठीक है। तो y1 जो जनरेट होगा दैट वुड बी x1 sin t। इसी तरह जो y2 जनरेट होगा सेकंड सिग्नल के लिए दैट वुड बी x2 sin t, मतलब उस सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन हो जाएगा। फिर इन दोनों का हम सम ले लेंगे y1 ऑफ t प्लस y ऑफ 2 t, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 sin t प्लस x2 ऑफ sin t। तो ये हमारे पास एक कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जैसे यहाँ पे ये एक लेफ्ट हैंड साइड थी कि तो y1 ऑफ t और y2 ऑफ t जनरेट हुए और उनका हमने सम ले लिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है कि आपने पहले सिग्नल्स का सम ले लेना है, फिर उनको सिस्टम में से पास करवाना है। तो आप देखें कि पहले आप अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है कि पहले आप सिग्नल्स का सम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, ठीक है। तो ये एक हमारे पास कह लें कि ये सम आ गया दो सिग्नल्स का। अब ये इनपुट है सिस्टम की x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो जब इसको हम सिस्टम में से पास करेंगे तो आप देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा x1 sin t, मतलब जो सिस्टम क्या करेगा कि उसने टाइम जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, यहाँ पे ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे भी t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का जो है ना वो साइन ले लेना है। तो उसने यहाँ पे देखिए x1 ऑफ sin t x2 ऑफ sin t, सिस्टम ने वही किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसने साइन ले लिया। तो जो हमारे पास ये रिजल्ट आया ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ एडिटिविटी होल्ड कर रहा है, हमारा सिस्टम लीनियर है। आप सेकंड लॉ चेक करना चाहते हैं तो वो कुछ जो है ना वो इस तरह से है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है कि आपके पास सिस्टम जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये है कि आपके पास जो सिग्नल है उसको आप सिस्टम में से पास करें पहले और फिर उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। और जो राइट हैंड साइड होगी वो क्या कहेगी कि वो क्या होगी कि आप पहले से सिग्नल को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको आप सिस्टम में से पास करें। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने लेट्स सपोज जो सिग्नल था x ऑफ t, ठीक है, उसको हमने सिस्टम में से पास किया तो हमारे पास y ऑफ t आ गया ये x sin t, ठीक है। अब इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मतलब हम सिस्टम में से पास करेंगे फिर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सिस्टम में से पास करेंगे x ऑफ t को, तो हमारे पास इसी सिस्टम में से पास किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया x sin t। अब इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा kx sin t। तो जैसे अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है kx sin t। जो राइट हैंड साइड होगी उसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, पहले जो है वो सिग्नल को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, देखें x ऑफ t इंटू k, फिर उसको सिस्टम को दिया, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, जो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, उसका साइन ले लेगा, तो हमारे पास आ जाएगा kx sin t। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी होल्ड कर रहा है। तो ये एक तो कह लें कि आपकी जो कोर्स वर्क से रिलेटेड एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो इसका जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है वो है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब टाइम जो है ना वो इनवेरिएंट सिस्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि आप अगर लेट्स सपोज आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है, और एक सिस्टम है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सिस्टम को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को हम एक सिग्नल x ऑफ t देंगे,
हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो जाएगी y ऑफ टी, ठीक है। फिर हम उसको एक और सिस्टम में से गुजारेंगे जो उसको एक डिले दे देगा टी नॉट का। बेसिकली हम जो सिस्टम चेक कर रहे हैं वो ये सिस्टम चेक कर रहे हैं, ये सिस्टम जो गिवन सिस्टम है ये है, ठीक है। ये एक वैसे सिस्टम है जो डिले के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। इसको हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को चेक कर रहे हैं कि ये टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो अगर इस सिस्टम को हमने चेक करना है तो इसके लिए हमें जो है ना जो कह लें कि कंडीशन हमें जो है ना वो सेटिस्फाई करना होगी, वो ये होगी कि हम सिस्टम को पहले एक सिग्नल दें, ठीक है। फिर उसकी जो आउटपुट आए उसको हम डिले दें, जैसे ये y ऑफ टी माइनस टी नॉट, और ये हमारी हो जाएगी कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड हो जाएगी वो ये है कि पहले हम इनपुट को डिले दें, फिर हम उसको सिस्टम में से पास करें, जो हमारे पास आउटपुट आए वो सेम हो जो पहले हम सिस्टम में से पास करें और फिर डिले दें। मतलब कहने का मकसद ये है कि इनपुट को अगर हम कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अगर हम उसकी इनपुट पे कोई डिले देते हैं तो सेम वही डिले जो है ना वो उसकी आउटपुट में जो है ना वो अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब है सिस्टम जो है ना वो टाइम इनवेरिएंट है। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम अगर कोई था, ठीक है, जो एक्स ऑफ टी था, सिस्टम था, ठीक है, उसको आपने सिग्नल दिया एक्स ऑफ टी, तो वो उसको रिस्पॉन्ड इस तरह से कर रहा था कि वो उसकी मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। मतलब कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, या कह लें ये एक एग्जांपल नीचे गिवन है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2t। इसका मतलब यह है कि सिस्टम जो है ना वो टाइम स्केलिंग कर रहा है, ठीक है, कंप्रेशन कर रहा है। अब देखें कि हमने सिग्नल जो एक्स ऑफ टी सिस्टम को दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक्स ऑफ 2t मतलब हमारे इनपुट सिग्नल को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये जो आउटपुट है इसको हम एक डिले दे देंगे टी नॉट का, ठीक है, तो हमारे पास y ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पहले सिग्नल को जो है वो डिले देंगे x ऑफ टी माइनस टी नॉट, मतलब हमारे पास x ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। फिर हम उसको सिस्टम में से पास करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अगर वो सेम है इस ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब जिसमें हमने पहले सिस्टम को सिग्नल इनपुट सिग्नल दिया था और फिर डिले दिया था, तो हमारा सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट होगा। अब इसी एग्जांपल को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि जो है ना हमने सिस्टम को जो है वो इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, टाइम स्केलिंग होगी, मतलब सिग्नल कंप्रेस होगा। तो y ऑफ टी माइनस टी नॉट जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि पहले हमारे पास y ऑफ टी आ जाएगा जो कि होगा x ऑफ 2t, y ऑफ टी हमारा आ जाएगा यहाँ पे x ऑफ 2t। फिर हम उसमें जब हम टाइम को डिले देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 2t माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये देखिए x ऑफ 2 इंटू टी माइनस टी नॉट, टी को आपने जो है ना वो शिफ्ट देना है टी नॉट का, ठीक है। तो t की जगह आपका आ जाएगा t माइनस टी नॉट, तो ये आपका t की जगह आ गया t माइनस टी नॉट। तो आपका जो रिजल्टेंट यहाँ पे ये y ऑफ टी माइनस टी नॉट बनेगा वो होगा x ऑफ 2t माइनस 2t नॉट। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि उसमें आपने पहले x ऑफ टी माइनस टी नॉट जो है ना वो इनपुट सिग्नल ले लिया, ठीक है। तो आपने x ऑफ टी को पहले टी नॉट का शिफ्ट दिया तो आपके पास सिग्नल आ गया x ऑफ टी माइनस टी नॉट। फिर आपने सिस्टम में से पास किया तो सिस्टम क्या कर रहा है कि सिस्टम जो है ना वो t को टी नॉट का शिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो सिस्टम जो है ना वो सिस्टम टी नॉट का शिफ्ट नहीं दे रहा सिस्टम। अब आपने x ऑफ टी माइनस टी नॉट को जब सिस्टम में से पास करना है तो सिस्टम क्या कर रहा है कि t को स्केल कर रहा है 2 से। ये देखिए यहाँ पे हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स लिखा हुआ है कि सिस्टम इनपुट सिग्नल को स्केल करेगा। तो हमारा x ऑफ टी माइनस टी नॉट इनपुट सिग्नल है तो उसके वो टाइम को जो है ना वो 2 से स्केल कर देगा। ये टी नॉट जो है ना ये बेसिकली एक स्केलर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली वो हमारा t है। तो सिस्टम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्केल कर रहा है, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी को x ऑफ 2t माइनस टी नॉट। इस तरह नहीं करना कि आप जो है ना वो पूरा जो है ना वो टी माइनस टी नॉट को आप मतलब स्केल कर दे, इस तरह नहीं होगा। जो सिर्फ स्केल होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा, इसलिए हमारी जो आउटपुट जनरेट होगी वो x ऑफ 2t माइनस टी नॉट होगी। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी x ऑफ 2t माइनस 2t नॉट, और जो राइट हैंड साइड आ रही है वो x ऑफ 2t माइनस टी नॉट। तो इसका मतलब है टाइम वेरिएंट सिस्टम ना के
टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम नहीं होंगी तो टाइम वेरिएंट होगा, अगर सेम होंगी तो टाइम इनवेरिएंट होगा। ये जो एग्जांपल थी ये आपकी कह लें कि क्लासिकल एक थ्योरी की एग्जांपल थी। हम जो है मैटलैब में कोड के ज़रिए जो है सिस्टम को देखेंगे कि वो वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। नेक्स्ट जो है ना वो कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, कॉजल सिस्टम जो होता है ना उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि उसकी जो आउटपुट है ना दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज़। मतलब कि जो कॉजल सिस्टम होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो जो सिस्टम की जो है ना वो इनपुट की जो है ना वो फ्यूचर वैल्यूज से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो इनपुट हमारा सिग्नल है उसकी जो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंड नहीं करती उसकी आउटपुट। किस तरह, इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है कि आपके पास एक जो है ना सिस्टम है y ऑफ टी, जिसकी आपको आउटपुट आ रही है डायरेक्टली x ऑफ टी, कह लें कि एक बफर सिस्टम है, ठीक है। वो जस्ट उसको आप जो सिग्नल दे रहे हैं सेम वही आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि वो सिस्टम कह लें कि एक बफर सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी जो लेट्स सपोज जैसे x ऑफ टी है, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे x ऑफ 0 पे एक वैल्यू होगी, x ऑफ 1 पे, x ऑफ 2 पे, मतलब टाइम की टाइम इंस्टेंस 0 1 2 3 4 पे उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो सिस्टम क्या कर रहा है कि सेम वही जो सिग्नल है x ऑफ टी उसको आउटपुट पे दे रहा है, ठीक है। तो जो सिग्नल की x ऑफ 0 पे वैल्यू होगी वही आउटपुट पे सिस्टम के टाइम 0 पे वैल्यू होगी। मतलब टाइम इंस्टेंस 0 पे सेम वही वैल्यू होगी जो सिग्नल इनपुट सिग्नल के टाइम इंस्टेंट 0 पे वैल्यू थी, या उसी पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं 2x ऑफ टी, तो मतलब सेम वही सिग्नल जो होगा वो 2 उसका मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि जो सिस्टम होगा उसकी जो इनपुट सिग्नल था x ऑफ टी, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड जो है सिग्नल का बढ़ा, लेकिन जो आउटपुट है अभी भी वो सिग्नल की इनपुट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, ना कि फ्यूचर या पास्ट वैल्यूज पे। अब फ्यूचर या पास्ट वैल्यूज की एग्जांपल क्या है कि आप देखें यहाँ पे एक सिस्टम है y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी प्लस x ऑफ टी माइनस 1, ठीक है। तो आप देखें, गौर करें कि अगर मैं इस सिस्टम की आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे t की 0 अगर मैं t को यहाँ पे 0 पुट करूँ, ठीक है, तो y ऑफ 0 मेरा क्या आएगा कि जो आउटपुट की टाइम इंस्टेंट 0 पे वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 1, टी 0 पुट किया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम की जो आउटपुट है वो x ऑफ 0 पे भी डिपेंड कर रही है प्लस x ऑफ माइनस 1। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू x ऑफ 0 का मतलब यह है कि y ऑफ 0 है टाइम इंस्टेंट, जो हमारा प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट है वो है 0, ठीक है। जिस टाइम इंस्टेंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं वो है 0, तो उस टाइम इंस्टेंट पे y ऑफ 0 क्या आ रहा है x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 1। मतलब कि जो इनपुट सिग्नल है उसकी टाइम इंस्टेंट 0 पे वैल्यू उसको हम x ऑफ 0 कहते हैं, और x ऑफ माइनस 1 का मतलब है टाइम इंस्टेंट माइनस 1 पे जो x इनपुट सिग्नल की वैल्यू है वो, उन दोनों का सम जो है ना वो है टाइम इंस्टेंट 0 पे आउटपुट हमारे सिस्टम की, ठीक है। तो मतलब कि हमारे सिस्टम की आउटपुट दो वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, एक प्रेजेंट वैल्यू पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जो टाइम इंस्टेंट 0 हम ले रहे हैं उसी पे जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू है x ऑफ 0, और एक पास्ट वैल्यू मतलब x ऑफ माइनस 1 मतलब टाइम इंस्टेंट माइनस 1 पे। अब प्रेजेंट इंस्टेंट हमारी 0 है और जो ये इंस्टेंट बन रही है x ऑफ माइनस 1, इसमें हमारा बन रहा है इनपुट सिग्नल की माइनस टाइम इंस्टेंट माइनस 1 पे जो वैल्यू है, ठीक है। तो वो हमारी पास्ट वैल्यू बनेगी। तो अब देखें यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट अवेलेबल है। इसका मतलब है ये भी कॉजल सिस्टम है क्योंकि इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है। जैसे हमारे पास नीचे है नॉन कॉजल सिस्टम है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा सिस्टम की आउटपुट है वो है x ऑफ टी प्लस 2। ये जो सिस्टम होता है ये फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करता है, मतलब इसमें जो हमारी आउटपुट होती है सिस्टम की डेट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे टाइम इंस्टेंट 0 लेता हूँ, y ऑफ 0 लेता हूँ, तो वो मेरे पास आएगा x ऑफ 2। मतलब कि अब टाइम इंस्टेंट मेरा 0 है लेकिन उस पर जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली इनपुट सिग्नल की टाइम इंस्टेंट 2 की वैल्यू आ रही है। मतलब देखें x ऑफ 2 की वैल्यू आएगी टाइम इंस्टेंट 0 पे, x ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ 2 आएगा, t 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल की टाइम इंस्टेंट 2 पे वैल्यू थी वो हमारे आउट सिस्टम जो है ना आउट सिस्टम के आउटपुट पे y ऑफ 0 पे अपीयर हो रही है, ठीक है। तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास
आउटपुट पे, ठीक है, इनपुट सिग्नल की फ्यूचर वैल्यू आ रही है। तो ये जो है ना वो नॉन कॉजल सिस्टम की एक क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना एक सेकंड एग्जांपल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है फ्यूचर वैल्यू हो, उसमें कोई भी फ्यूचर वैल्यू का पार्ट हो गया, अगर हमारे सिस्टम की कोई भी हिस्सा आउटपुट किसी तरह भी फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रही हुई तो वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। जैसे अब ये सिस्टम है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस वन प्लस एक्स ऑफ टी प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा सिस्टम प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है और फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन चूंकि फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, इसका मतलब है ये नॉन कॉजल सिस्टम है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन है कि वो ये है कि आपके सिस्टम में जो नॉन कॉजल है उसमें फ्यूचर वैल्यू होगी और जो कॉजल सिस्टम होंगे उसमें प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज होंगी, फ्यूचर वैल्यू से वो इंडिपेंडेंट होगी उसकी आउटपुट। तो जो नॉर्मली हमारे रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं वो कह लें कि वो जो है ना वो कॉजल सिस्टम्स होते हैं, जो रियल लाइफ स्टेबल सिस्टम्स होते हैं। जो ये जो होते हैं ना ये नॉन कॉजल सिस्टम्स, ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम्स नहीं होते। अच्छा, एक कॉजल सिस्टम है, इसी तरह एक एंटी कॉजल सिस्टम है। वो क्या होता है कि वो इस कॉजल सिस्टम का कह लें कि उल्टा है, ठीक है, टोटली रिवर्स है, इसका उल्टा है। कि वो क्या है कि जैसे ये कॉजल सिस्टम होता है, इट इज जस्ट ये जो है ना इंडिपेंडेंट होता है फ्यूचर वैल्यू से, मतलब इसमें पास्ट वैल्यूज भी होती हैं और प्रेजेंट वैल्यूज भी होती हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो जो एंटी कॉजल होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा फ्यूचर वैल्यूज पे, सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज पे। एंटी कॉजल में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज होंगी। जैसे ये एक एंटी कॉजल सिस्टम भी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो एंटी कॉजल सिस्टम है वो नॉन कॉजल हो सकता है, मतलब हर एंटी कॉजल सिस्टम जो है ना वो नॉन कॉजल तो होगा क्योंकि उसमें फ्यूचर वैल्यू का अमल दखल होगा, लेकिन हर नॉन कॉजल सिस्टम एंटी कॉजल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉन कॉजल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर वैल्यू, उसमें पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी होगी, ठीक है, या प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है, पास्ट और फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉन कॉजल जो है ना वो एंटी कॉजल जरूरी नहीं है, हो सकता है सिर्फ फ्यूचर भी हो। अगर सिर्फ फ्यूचर वैल्यू होगी तो वो नॉन कॉजल भी होगा और एंटी कॉजल भी होगा। तो दोबारा बता देता हूं कि जो एंटी कॉजल सिस्टम होता है वो नॉन कॉजल हो, हर हालत में नॉन कॉजल होगा, ठीक है, लेकिन जो नॉन कॉजल है वो जरूरी नहीं है कि एंटी कॉजल भी हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। अब स्टैटिक सिस्टम क्या होते हैं कि जो मेमोरी लेस सिस्टम्स होते हैं ना उनको हम स्टैटिक सिस्टम्स कहते हैं, और जो सिस्टम्स विद मेमोरी होते हैं उनको हम डायनेमिक सिस्टम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक सिस्टम की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कॉजल और नॉन कॉजल से ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिलता है, तो आपने जो है ना वो इसका जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल करना है कि जो स्टैटिक सिस्टम्स होते हैं वो मेमोरी लेस सिस्टम्स होते हैं। आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो टाइम इंस्टेंट जीरो पे सिग्नल की वैल्यू होगी, इनपुट सिग्नल की, जो हमारी आउटपुट होगी ना वो उसी जो है ना वो टाइम इंस्टेंट पे जो है ना, मतलब सॉरी दोबारा बताता हूँ कि हमारा x ऑफ टी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है जिसकी जो रिस्पॉन्स है वो है y ऑफ टी इज इक्वल टू 2x ऑफ टी, ठीक है। तो आप देखें कि जो हमारे सिस्टम की आउटपुट है ना t, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करें, ठीक है, तो जीरो पुट आप देखें यहाँ पे मैंने ना कुछ ऊपर ये देखें कुछ एक सिग्नल लिखा हुआ है x, जिसकी डिफरेंट इंस्टेंसेस पे मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। जैसे x ऑफ टाइम इंस्टेंट -2 पे उसकी वैल्यू 1.5 है, -1 पे 2 है, 0 पे 2.5 है और 1 पे 3 है। तो ये एक सिग्नल है मेरे पास इनपुट, ठीक है, जो मैंने डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। अब मेरे पास कोई सिस्टम है y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ये हमारा सिस्टम जो आउटपुट जनरेट कर रहा है इसको मैं सिग्नल देता हूँ x ऑफ t इनपुट, तो मैं टाइम इंस्टेंट जीरो पे जो हमारा इनपुट आउटपुट सिग्नल होगा y ऑफ t उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास x ऑफ जीरो अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो x ऑफ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे t की जगह जीरो आ जाएगा, तो y जीरो आ जाएगा 2x ऑफ जीरो। तो मतलब x ऑफ जीरो मेरे पास है 2.5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है।
तो मतलब मेरे जो आउटपुट होगी सिस्टम की, उसकी जो टाइम इंस्टेंट 0 पे वैल्यू होगी वो होगी 5। अब आप देखें कि जो आउटपुट है मेरे सिस्टम की वो टोटली डिपेंड कर रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। मतलब टाइम इंस्टेंट 0 पे जो सिग्नल की वैल्यू थी x ऑफ 0, उसको हम लेंगे और जस्ट उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 1 निकालना चाहता हूँ, y ऑफ 1 निकालूंगा, तो टाइम इंस्टेंट मेरा 1 होगा, मतलब मेरा प्रेजेंट इंस्टेंट टाइम का 1 है। ठीक है, तो सेम उसी प्रेजेंट इंस्टेंट पे जो मेरे इनपुट सिग्नल की वैल्यू होगी वो होगी 3। मैं 3 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी एट टाइम इंस्टेंट 1 इस सिस्टम की। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो स्टैटिक सिस्टम होता है जो कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखें जैसे ये y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट बफर सिस्टम है। ठीक है, बगैर कुछ किए वो आउटपुट को जस्ट इनपुट को जो आउटपुट पे जो है ना वो अपीयर कर रहा है। अच्छा, जो डायनेमिक सिस्टम होते हैं उसमें हमें मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, मतलब उसमें हमें पास्ट वैल्यू उसमें आ सकती है, या फ्यूचर वैल्यू आ सकती है, या प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो जिसमें हमें मेमोरी रिक्वायर्ड होगी तो उसको हम डायनेमिक सिस्टम कहेंगे। जैसे अभी आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम की इक्वेशन बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो बन रही है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 1। तो अब यहाँ पे हमारी आउटपुट टाइम इंस्टेंट 0 पे डिपेंडेंट होगी एक्स ऑफ 0 पे और एक्स ऑफ माइनस 1 पे। मतलब कि सिस्टम को रिमेंबर करना पड़ेगा एक्स ऑफ माइनस 1 की भी वैल्यू, क्योंकि अभी तो टाइम इंस्टेंट 0 है, तो एक तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू वही आ जाएगी उसी टाइम इंस्टेंट वाली जो सिग्नल की होगी इनपुट की, और सिस्टम को याद भी रखना पड़ेगा जो प्रीवियस वैल्यू होगी एक्स ऑफ माइनस 1 की। मतलब टाइम इंस्टेंट माइनस 1 पे जो सिग्नल इनपुट सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो भी सिस्टम को याद रखना पड़ेगी आउटपुट जनरेट करने के लिए एट टाइम इंस्टेंट 0 पे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम्स थे जो उनका कह लें कि जो कंसेप्ट था। अब जो हम मैटलैब में थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कह लें कि जो सिस्टम है वो हम एक जो है ना वो लीनियर सिस्टम की एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद हम डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम की करेंगे, फिर हम इसी तरह एक कॉजल और नॉन कॉजल की भी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक जो यहाँ पे x1 ऑफ टी गिवन है वो u ऑफ टी माइनस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल होने चाहिए थे। x1 ऑफ टी गिवन है तो यहाँ पे x2 ऑफ टी मिसिंग है। ठीक है, तो x2 ऑफ टी मैंने खुद से जो है ना वो कंसिडर कर लिया है कोड में, मेरे ख्याल में मैंने u ऑफ टी माइनस 1 कंसिडर की है। ठीक है, तो x1 ऑफ टी हमारे पास ये आ जाएगा, x2 ऑफ टी हमारे पास u ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना सिस्टम की जो प्रॉपर्टी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है, और एक और सिस्टम है जिसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो दोनों सिस्टम्स को हमने चेक करना है। तो चलते हैं मैटलैब में। अच्छा, ये देखें मैटलैब में एक इनपुट सिग्नल x1 जो है वो मैंने ले लिया u ऑफ टी माइनस 1, और जो सिग्नल 2 ले लिया है वो मैंने ले लिया है u ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ना यहाँ पे मैनुअल में करेक्शन कर लेनी है कि x1 ऑफ टी जो होगा u ऑफ टी माइनस 1 होगा, और x2 ऑफ टी जो होगा u ऑफ टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इनपुट सिग्नल्स आ गए मेरे पास। ठीक है, ये मैंने एक टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया -3 से 3 तक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि अब आपको पता है कि जो हमारी सुपरपोजिशन वाली इक्वेशन थी उसमें हमें क्या क्या चाहिए था। एक तो हमें 2 सिग्नल्स चाहिए, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल्स होने चाहिए और 2 स्केलर्स भी होने चाहिए, A1 और A2। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि फॉर सिस्टम S इज अ लीनियर फॉर एनी इनपुट सिग्नल x1 ऑफ टी x2 ऑफ टी और 2 स्केलर्स A1 और A2 इफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। तो मतलब हमें पहले अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है सिस्टम को चेक करने के लिए कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर। तो उसके लिए हमें 2 इनपुट सिग्नल चाहिए और 2 स्केलर वैल्यूज़ चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे जो है ना वो ले लिए कि 2 इनपुट सिग्नल ले लिए और 2 देखें स्केलर A1 और A2 2 और 3 ले लिए। ठीक है, अब हम जो है ना वो उसकी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि पहले x1 ऑफ टी को भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और x2 ऑफ टी को भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो। तो आप यहाँ देखें कि पहले x1 को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और x2 को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एक z आ गया। अब ये जो z आया ये भी एक सिग्नल है बेसिकली।
अब ये हम सिस्टम को देंगे, तो सिस्टम क्या करेगा कि सिस्टम हमारा जो है ना वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है y ऑफ टी इज इक्वल टू 2x ऑफ टी। तो सिस्टम हमारा क्या करेगा कि इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अब याद देखें कि मैंने इनपुट सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई कर, ये हमारा इनपुट सिग्नल था जो हम सिस्टम को दे रहे थे, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना सिस्टम का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी, इसको हम प्लॉट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वाई जो है आउटपुट जनरेट होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड आप दोबारा देखें कि राइट हैंड साइड में क्या है कि सबसे पहले आपने जो सिग्नल है उसको सिस्टम में से पास करवा देना है। ठीक है, आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी वाई, कह लें वाई प्राइम ऑफ टी, फिर इसी तरह वाई डबल प्राइम ऑफ टी आ जाएगी। आपने सेकेंड इन सिग्नल को सिस्टम में से, पहले सिग्नल्स को सिस्टम में से पास करवा लेना है, फिर जो आउटपुट आएगी उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो पहले सिस्टम में से पास करवाते हैं। तो आप देखें कि मैं अगर इस x1 ऑफ टी को सिस्टम में से पास करवाऊंगा तो मेरे सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इनपुट सिग्नल का 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एक z1 आ जाएगा, ये देखें 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई x1, इसी तरह z2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x2। ठीक है, तो पहले मैंने दोनों इनपुट सिग्नल्स को x1 और x2 को सिस्टम में से पास करवा लिया, तो सिस्टम ने मुझे दो आउटपुट्स दे दी z1 और z2। अब क्या करना है कि मैंने z1 और z2 को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए z1 और z2 को मैंने गिवन स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी राइट हैंड साइड। टोटली सेम मैंने उसी इक्वेशन को जो है ना वो जहाँ पे कह लें कि छाप दी है, जस्ट मैथमेटिकली यहाँ पे छाप दी है। ठीक है, और इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो अगर तो ये दोनों फिगर सेम आ गई, ये वाला जो है वो फिगर 2 और फिगर 1 अगर हमारे पास सेम आ गई तो इसका मतलब है जो है हमारा जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो स्टेबल है। इसको आप रन करें तो ये देखें ये हमारे पास दो फिगर्स आ रही हैं, तो ये 100% सेम है। देखें इनका आपने टाइम इंटरवल भी देखना है, ये देखें -3 से 0 तक 0 है, -3 से 0 तक 0 है। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड तकरीबन 10 तक जा रहा है। देखें ये देखें 0 पे 10 तक जा रहा है, ये देखें 0 पे 10 तक, फिर उसके बाद 1 पे फिर ये आ जाता है तकरीबन 6 तक आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें 1 पे 6 तक आ जाता है, फिर 6 पे 2 तक 6 पे रहता है, फिर 2 पे 0 पे आ जाता है। देखें फिर 2 पे जाके ये 0 पे हो जाएगा। ठीक है, तो सेम बिल्कुल रिजल्टेंट आउटपुट आ रही है। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो लीनियर सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह जो है आपने इस सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को जो कि है x² ऑफ टी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप z डॉट रेज पावर 2 कर देंगी। ये देखिए ये आपने यहाँ पे कर देना है z डॉट और इसकी जो ठीक है z डॉट रेज पावर 2 कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आउटपुट हमारी डिफाइंड है y, वहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। x1 डॉट रेज पावर 2
और इसको भी हम x2 डॉट इस पर 2, ठीक है। तो सिर्फ जो चेंज आएगा वो हमारा सिस्टम के रिस्पॉन्स में आएगा, ठीक है। तो अब हमारा सिस्टम चेंज हो गया। अब सिस्टम हमारा क्या कर रहा है कि जो इनपुट सिग्नल होगा उसका स्क्वायर ले रहा है, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम उसी तरह सेटिस्फाई होगी, सेम वही इनपुट सिग्नल्स होंगे। तो और इसमें कहीं पे बस, ठीक है। अब इसको हम रन करके इसको भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे फिर रिजल्ट जो है वो अब सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो जो है ना वो नहीं है, लीनियर सिस्टम नहीं है, ये नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो ये था जो है ना वो हमारा एक एग्जांपल थी लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम की। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और ये हमारा सिस्टम है y ऑफ टी इज इक्वल टू 3x ऑफ टी, ठीक है। तो देखते ही वैसे तो देख ही पता चल जाता है कि ये चूँकि स्टैटिक सिस्टम है, जस्ट ये देखिए 0, अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे x ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यूज़ पे ये सिस्टम डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो देख के भी पता चल जाता है, लेकिन हम मैटलैब में जो है इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने यही इनपुट सिग्नल ले लिया, x ऑफ टी इज इक्वल टू हैवी साइड ऑफ टी माइनस हैवी साइड ऑफ टी माइनस 1, जो जहाँ पे गिवन है u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 1। और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है इनपुट सिग्नल को, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये देखे प्लॉट कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके इनपुट को, ठीक है। ये हमारी y आ गया, टी y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो और जो दूसरा सिस्टम है वो भी मैंने साथ ही प्लॉट कर दिया, ठीक है। जो दूसरा सिस्टम था वो चले हम बाद में देखते हैं, पहले हम सिर्फ एक सिस्टम देख लेते हैं। जो पहली फिगर होगी वो हमारी शो करेगी इनपुट सिग्नल को, ठीक है, और जो दूसरी फिगर होगी वो हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स को शो करेगी। जो हमारा सिस्टम है वो है y ऑफ टी इज इक्वल टू 3x ऑफ टी। तो आप देखें कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ जो है ना प्रेजेंट वैल्यूज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखें अब ये जो y ऑफ टी है, नहीं ये फिगर 3 है, ये हमारी फिगर 1 है, ठीक है। फिगर 1 और 2 हमारी जो है ना वो फिगर 1 हमारा x ऑफ टी है, ठीक है, और ये y ऑफ टी जो है वो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो आप देखें कि 0 पे हमारे इनपुट की वैल्यू 1 थी और उसी जो हमारा आउटपुट है सिस्टम की वो डिपेंड कर रही है टोटली इनपुट वैल्यू पे, सिर्फ जो है ना वो 3 से उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही है एट द सेम टाइम। सिस्टम जो है ना वो जस्ट उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट को, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट 1 है 0 पे, तो उसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करके वो उस टाइम इंस्टेंट पे जो है ना वो दे रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यूज टोटली ले रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि जो 0 पे वैल्यू है जैसे 1 है तो वो -2 पे आ रही हो, ठीक है। जस्ट सेम उसी तरह सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है उन्हीं टाइम इंस्टेंस पे जहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल है, जस्ट उसको जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे -3 पे देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू 0 थी उसको उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और उसी टाइम इंस्टेंट -3 पे उसने उसको जो है ना वो आउटपुट पे सेंड कर दिया, तो हमारे पास 0 आ गया। अब 0 पे हमारे इनपुट सिग्नल की वैल्यू 1 थी। सिग्नल सिस्टम ने क्या किया कि उसने उस इनपुट सिग्नल की जो प्रेजेंट वैल्यू 1 थी उसको लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट पे सेंड कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया हमारा, और उसने उसको आउटपुट पे सेंड कर दिया। 2 पे 0 थी तो वापस 2 पे 0 होगी, ठीक है। तो ये जो है ना एक स्टैटिक सिस्टम है। अब आप देखें कि ये जो है ना वो नेक्स्ट सिस्टम है। ये जो है हमारे पास आ रहा था, जो दूसरा सिस्टम था वो था y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी माइनस 1। ये हमें पता चल रहा है कि ये डायनेमिक सिस्टम है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है, हमें याद रखना पड़ेगा प्रीवियस वैल्यू को। अब जैसे इनपुट टाइम इंस्टेंट 0 पे हमारे आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी x ऑफ -1, तो इसका मतलब है एट टाइम इंस्टेंट 0 हमें सिस्टम को जो आउटपुट देगा वो हमें इनपुट की प्रीवियस वैल्यू देगा।
वैसे तो टाइम इंस्टेंट 0 पे सिस्टम को जो वैल्यू इनपुट सिग्नल की मिल रही होगी वो x ऑफ 0 होगी, लेकिन जो आउटपुट पे आ रही होगी वो x ऑफ -1 आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम ने की मेमोरी है, उसको जो है ना वो प्रीवियस वैल्यू याद होगी, तो वो आउटपुट पे वो हमें दे देगा। तो ये देख के भी पता चल रहा है, लेकिन हम जो है ना इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं मैटलैब में। ये हमारी फिगर 1 है और ये हमारी फिगर 3 है, ठीक है। तो आप देखें कि जो टाइम इंस्टेंट 0 पे वैल्यू थी वो 1 थी, तो देखें हमारे जो सिस्टम है, अब यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो है वो है x ऑफ टी और ये जो है y2 ऑफ टी, ये हमारे सिस्टम की रिस्पांस है। तो रिस्पांस जो है ना वो कुछ इस तरह का आ रहा है कि वो इनपुट सिग्नल की प्रीवियस वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब आप देखें 2 पे हमारे सिस्टम की वैल्यू जो थी ना वो इनपुट सिग्नल की वैल्यू 0 थी, लेकिन चूंकि हमें आउटपुट पे प्रीवियस वैल्यू चाहिए, मतलब 2 पे हमें 1 की वैल्यू चाहिए। एट टाइम इंस्टेंट 1 पे जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू थी वो आएगी सिस्टम की। जब जैसे हम यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें, जैसे यहाँ पे हम 2 पुट करें, y ऑफ 2 आ जाएगा x ऑफ 2 - 1, तो x ऑफ 1, ठीक है। तो x ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, x ऑफ 1 का मतलब है 1 पे जो हमारा x की वैल्यू है वो 1 है, तो 2 पे हमारे पास 1 आना चाहिए, तो ये देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 पे जो वैल्यू थी आउटपुट पे वो 2 पे शो हो रही है एट टाइम इंस्टेंट 2 पे। जो 0 पे वैल्यू थी, देखिए 0 पे जो वैल्यू थी वो टाइम इंस्टेंट 1 पे शो हो रही है, देखिए, ठीक है। तो आउटपुट पे हमारे पास इनपुट सिग्नल की प्रीवियस वैल्यूज शो हो रही हैं एट प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो डायनेमिक सिस्टम है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाँ, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो ये रहा जी टाइम इनवेरिएंट्स वाला चक्कर। कि आपने क्या करना है कि अगर आप इनपुट को कोई डिले दो, ठीक है, और उसको फिर सिस्टम को फीड करो, तो सेम वही डिले जो है आउटपुट पे अपीयर हो जाए। मतलब अगर आपका सिस्टम था जिसको आपने इनपुट दी x ऑफ टी और आपकी आउटपुट जनरेट होगी y ऑफ टी, फिर आपने क्या किया कि इनपुट को आपने t0 का शिफ्ट दिया, तो वही जो आउटपुट y ऑफ टी जनरेट हो रही थी उसको में बगैर कोई चेंज आए जस्ट उसका टाइम t0 शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। मतलब अगर आप कोई सिस्टम है उसको आपने एक सिग्नल दिया x ऑफ टी, ठीक है, और आपके पास y ऑफ टी आ गई, आपने वो ग्राफ जो है वो देख लेना है। फिर आप क्या करेंगे कि आप इनपुट सिग्नल को शिफ्ट देंगे और फिर वो शिफ्टेड सिग्नल आप अगर सिस्टम को देंगे तो आपके पास जो पहले y ऑफ टी आएगी ना, y ऑफ टी आई थी सिस्टम की बगैर शिफ्ट के, सेम वही आउटपुट आएगी, जस्ट वो जो है ना आउटपुट उस वैल्यू के मुताबिक शिफ्टेड होगी। जितना t0 का आपने इनपुट को शिफ्ट दिया है उतना ही आउटपुट पे शिफ्ट आए, उसके अलावा आउटपुट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड में, उसके शेप में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, जस्ट वो शिफ्ट होना चाहिए आउटपुट, बस। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं एक। ये जो है आपने खुद करना है। आप ये जो स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम है ये आपने खुद टास्क करना है। ये जो है मैंने टास्क आपको करवा दिया है, पहला टास्क। दूसरा आपने खुद करना है, ये टास्क भी मैंने करवा दिया है, ये वाला, ठीक है। और ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी का है। उसके बाद हाँ, ये देखिए, ये अब टाइम इनवेरिएंस है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो है x ऑफ टी और हमारा जो रिस्पांस आ रहा है सिस्टम का वो है y ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई रेज़ पावर माइनस टी x ऑफ टी। तो जो इनपुट सिग्नल x ऑफ टी है वो है u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 5। तो इसको मैटलैब में हम देखते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो सिग्नल है वो डिफाइन कर लिया, ठीक है। आपने उस सिस्टम वो सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल जो है वो सिस्टम को फीड कर दिया, ठीक है। तो सिस्टम ने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके मुताबिक उसने y ऑफ टी जनरेट कर दिया, जो कि आ रहा है ये y इज इक्वल टू टी ई रेज़ पावर माइनस टी एक्स ऑफ टी। तो सेम देखें, ये इक्वेशन थी टी ई रेज़ पावर माइनस टी एक्स ऑफ टी। अच्छा,
अब आपने क्या करना है कि आप अगर इसी सिस्टम को टी नॉट का शिफ्ट दें, ठीक है, टी नॉट अब हमारे पास लेट्स सपोज है 3, अगर हम इसको 3 मतलब टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे एक्स ऑफ टी को हम कर देंगे एक्स ऑफ टी माइनस 3, ठीक है, तो हम 3 का अगर शिफ्ट दें तो टी नॉट हमारा 3 होगा इस केस में। तो 3 का हम शिफ्ट दें तो जो हमारी अभी आउटपुट जनरेट हो रही है उसका शेप वही रहे, जस्ट वो 3 यूनिट शिफ्ट हो जाए बस। अब जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट आएगा ना वो हम देख लेंगे, ठीक है, फिर हम जो है ना वो ये अब ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो प्लॉट आ रहा है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे कि हम एक्स इनपुट सिग्नल को 3 का शिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ये अभी ये जो पार्ट है ना ये मैं बाद में बताता हूँ ये किस लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने जस्ट देख लेना है कि हमने इन सिस्टम को इनपुट सिग्नल दिया और हमने उसका रिस्पॉन्स प्लॉट कर लिए। अब हमने क्या किया, इनपुट सिग्नल को 3 का शिफ्ट दे दिया। देखिए पहले हैवी साइड ऑफ टी माइनस हैवी साइड ऑफ टी माइनस 5 था, अब हमारे पास हैवी साइड ऑफ टी माइनस 3 माइनस हैवी साइड ऑफ टी माइनस 8 आ गया, ठीक हो गया। 3 का शिफ्ट दिया और फिर हमने इनपुट वही ये जो सिग्नल है ये सिस्टम को फीड कर दिया शिफ्टेड। अब शिफ्टेड सिग्नल हम सिग्नल को सिस्टम को फीड करेंगे तो हमारी आउटपुट सेम यही आए, उसकी शेप यही हो जो ये आउटपुट आ रही थी, जस्ट उसकी टाइम डोमेन 3 यूनिट शिफ्टेड हो बस, ठीक है। तो अब हम इसकी आउटपुट को प्लॉट करेंगे तो एक हमारे पास फिगर आएगी यहाँ पे, इसको हम फिगर कह देते हैं, फिगर 1, ठीक है, और एक हमारे पास फिगर आएगी यहाँ पे, इसको मैं फिगर 3 बोल देता हूँ और इसको मैं फिगर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं फिर मैं आपको जो है ना मज़ीद अभी देखें कि ये एक तो सेम नहीं आ रही, ठीक है। देखें हमारे पास जो नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ अब देखें ये हमारे पास जो है ना वो इनपुट सिग्नल है ये वाला, ठीक है, मतलब सॉरी इनपुट सिग्नल कह रहा हूँ, ये हमारे पास इनिशियल रिस्पांस है सिस्टम का बगैर शिफ्ट के। जब हमने सिस्टम को डायरेक्टली एक सिग्नल फीड किया, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट रिस्पांस आ गया ये वाला। फिर हमने क्या किया कि हमने सिस्टम को जो है वो शिफ्टेड इनपुट दी, तो हमारे पास जस्ट यही सेम सिग्नल अगर शिफ्टेड आ जाता 3 मतलब ये 3 पे आ जाता, सेम यही शेप होती, तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट होता। लेकिन देखिए शेप भी चेंज हो गया और शिफ्ट भी आ गया, तो इसका मतलब है ये सिस्टम जो टाइम वेरिएंट है, ठीक है। अगर यही सेम शेप इसी तरह की आती, ये हमारा इनिशियल आउटपुट थी बगैर शिफ्ट के, और अगर हम इनपुट को शिफ्ट दे रहे हैं तो जो आउटपुट जनरेट होती वो सेम इसी तरह की होती और ये 0 से 3 पे आ जाता, तो जो हमारा सिस्टम था वो कह लो कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता। अभी यहाँ पे जो मैंने पार्ट लिखा था वो जस्ट मैंने जो है ना वो इसलिए लिखा था कि फिगर 2 कह देते हैं इसे, ये जस्ट मैंने जो इनिशियल सिग्नल था ना इसको मैंने 3 का शिफ्ट दे दिया था ताकि जो है आपको जो है ना वो समझने में आसानी हो। ये हमारा देखिए, अब मेरे कहने का मकसद ये था कि ये हमारा इनपुट सिग्नल था, अब इसी को मैंने 3 का शिफ्ट दिया तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब अगर ये जो 3 शिफ्टेड इनपुट सिग्नल है ये
और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सिग्नल था ये और ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम हो जाते, तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट था। ये वही बात है जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये जैसे हमारा यहाँ पे सिस्टम है, इसको हमने एक इनपुट सिग्नल दिया, इसने हमारे पास आउटपुट जनरेट कर दी, ठीक है। अब अगर हम इनपुट को शिफ्ट दें तो सेम उतनी ही शिफ्ट आउटपुट में अपीयर हो, ठीक है। तो जस्ट ये कह लें कि मैंने खुद से उसकी आउटपुट जनरेट कर ली, मतलब अगर हमारा सिस्टम अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पे कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट हुआ तो वो इस तरह की आउटपुट जनरेट करेगा, सेम वही जो इसकी इनिशियल आउटपुट आ रही थी, ये इसकी शिफ्टेड वर्जन। तो अगर सेम यही आउटपुट आती जैसी यहाँ पे मैंने अज्यूम की थी, सिर्फ इसको मैंने 3 का शिफ्ट दे के यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया, और अगर ये वाली सेम यही इसके बराबर आ जाती तो इसका मतलब हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता, लेकिन ये नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट है, ठीक है। उसके बाद है जी ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। ये सिस्टम इसको आपने डिफाइन करना है कि ये सॉरी इसमें आपने डिटरमिन करना है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आ जाता है जी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का शायद मैंने आपको उसमें नहीं बताया स्लाइड्स में, तो स्टेबिलिटी का मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप उसको एक बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं तो आपके पास बाउंडेड आउटपुट आनी चाहिए। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का क्या मतलब है वो मैं भी आपको यहाँ पे जब मैं कोड करूँगा, यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आएंगे, फिगर्स आएंगी, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्या होती हैं। तो जो एग्जांपल है वो क्या है यहाँ पे स्टेबल सिस्टम के लिए। अच्छा ये देखिए हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है x ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 2 पाई, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट है वो है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इनपुट सिग्नल का स्क्वेयर। टू पाई बेसिकली नहीं होना, 2 पाई टी होना है, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आएगा 2 पाई टी, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल होगा कॉज ऑफ 2 पाई टी, और जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो होगा कि इनपुट सिग्नल का जो है वो स्केयर ले लेना है। तो इसको जो है हम एक बार प्लॉट करते हैं, फिर मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि ये बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्या होती है।
ये सिस्टम प्लॉट क्यों नहीं हो रहा? असल में इसका जो है ना वो जो नेम था वो मैंने टी रख दिया था, तो टी बेसिकली इसका एक वेरिएबल भी है, तो इस वजह से जो है ना वो मैटलब कंफ्यूज हो गया था, तो इसका मैंने नेम जो है वो चेंज किया, तो अब ये सिस्टम प्लॉट हो रहा है, पहले ये प्लॉट नहीं हो रहा था। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास प्लॉट हो रहा है सिस्टम। अच्छा, आप देखें कि बाउंडेड इनपुट का मतलब ये होता है कि अभी ये देखिए हमारे पास एक ये कोसाइन सिग्नल है, ठीक है, तो ये देखें इसके जो मैग्नीट्यूड है ना वो एक बाउंड्री के अंदर बाउंडेड है ओवरऑल टाइम डोमेन पे। देखें ये 1 और -1 के दरमियान एक बाउंडेड इनपुट है, देखें ये ओवरऑल पूरी टाइम डोमेन पे देख 1 और -1 के दरमियान बाउंडेड है, इससे बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये एक बाउंडेड इनपुट जा रही है सिस्टम को, ठीक है। तो आप देखें कि जो हमारी आउटपुट जनरेट हो रही है वो भी बाउंडेड है, देखें वो तकरीबन 0. कह लें 1 और 1 के दरमियान बाउंडेड आउटपुट आ रही है, देखें ओवरऑल, ठीक है। तो बाउंडेड इनपुट जनरेट कर रही है, बाउंडेड आउटपुट, तो इसका मतलब है सिस्टम हमारा स्टेबल है। अब अनस्टेबल सिस्टम की भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें अगर मैं इसको टी एक्स टी करूँ तो टी एक्स टी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी नॉट डॉट स्टार एक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ टी एक्स टी, देखें तो ये अब एक अनस्टेबल सिस्टम हो गया, देखें इसकी जो है ना वो बाउंडेड नहीं रही आउटपुट, इनपुट तो बाउंडेड थी, ये देखें इनपुट बाउंडेड थी लेकिन आउटपुट जो है ना वो बाउंडेड नहीं रही, वो देखें वो एक इंक्रीजिंग सिंक फंक्शन जो है ना वो बन गया है, ठीक है। तो ये देखें वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाएगा, जैसे यहाँ पे ये देखें ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है, बाउंडेड इनपुट यील्डिंग अनबाउंडेड आउटपुट, ठीक है, तो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी नेक्स्ट टास्क, यहाँ पे ये आपने इसका स्टैटिक डायनामिक खुद करना है, लीनियर नॉन लीनियर आपने खुद चेक करना है, और ये वेरिएंट शिफ्ट टाइम इनवेरिएंट या शिफ्ट इनवेरिएंट एक ही बात होती है, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट है ये भी आपने चेक करना है, मैं अभी इसका सिर्फ जो चेक करूँगा वो होगा कॉजल और नॉन कॉजल, ठीक है। तो कॉजल और नॉन कॉजल चेक करने के लिए पहले आपने क्या करना है, सिस्टम डिफाइन कर लिया, ठीक है, सिस्टम आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने इसका इनपुट सिग्नल डिफाइन कर लिया 2n, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इनपुट सिग्नल जो है वो हमारे पास है x ऑफ n इज इक्वल टू 2n और n इज -2 और 2 के दरमियान है, ठीक है। तो x ऑफ n 2n है और हमारा y ऑफ n है x ऑफ -n। तो आप वैसे भी आप यहाँ से आप देखें ना तो ये कॉजल सिस्टम क्या होता है, कॉजल सिस्टम की आप डेफिनेशन देखें तो कॉजल सिस्टम था आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्यूचर वैल्यूज, मतलब उसमें फ्यूचर वैल्यूज नहीं होंगी, बाकी प्रेजेंट और पास्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 डालें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x ऑफ -2, मतलब 2 पे हमारे पास प्रीवियस वैल्यू चाहिए, मतलब एट टाइम इंस्टेंट 2 वी नीड इनपुट वैल्यू, जो हमें इनपुट की जो वैल्यू चाहिए वो होगी x ऑफ -2, मतलब कि वी नीड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। तो एट टाइम इंस्टेंट 2 वी नीड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट दैट इज एट -2 एट टाइम इंस्टेंट -2, तो सिस्टम को जो है ना वो -2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली कॉजल सिस्टम है, तो प्रीवियस भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर नहीं हो सकती कॉजल में। तो इसको एक बार यहाँ पे जो है वो जस्ट कह लें कि प्लॉट ही करना है और बाकी हम जो है वो ग्राफ से जो है वो उसका देखेंगे। अच्छा जी, एक्स लिमिट, अच्छा ये जो
ये जो प्लस स्टैम्प फिगर 1 होगी इसको हम कहते हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट फिगर होगी वो हमारा आउटपुट होगी सिस्टम की। तो अभी आप गौर करें, जैसे मैंने 2 पे कहा था, 2 पे आप देखें इनपुट जो सॉरी 2 पे आप आउटपुट की वैल्यू देखें तो वो क्या है -2। तो मैंने बताया था कि एट टाइम इंस्टेंट 2 जो आउटपुट पे वैल्यू होगी वो बेसिकली इनपुट की जो वैल्यू होगी वो होगी एट टाइम इंस्टेंट -2। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पे है वो -2 पे है, ये देखें -4, ये देखिए -4, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू जो है ना वो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे आ रही है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट होगा या जो भी हम लेंगे। अब जैसे x ऑफ -1 है, ठीक है, तो 1 पे जो होगी वो हमारी होगी चूंकि हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ -n, ठीक है। तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 आ जाएगा x ऑफ -1। तो जो सिस्टम के आउटपुट पे जो 1 पे वैल्यू टाइम इंस्टेंट 1 पे वैल्यू अपीयर होगी वो बेसिकली इनपुट सिग्नल की एट टाइम इंस्टेंट -1 पे होगी। तो देखें ये जो 1 पे अपीयर होगी है वो टाइम इंस्टेंट -1 पे, ठीक है। तो पास्ट वैल्यूज़ जो है वो अपीयर हो रही हैं आउटपुट पे, इनपुट सिग्नल की पास्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू सी कि ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी लैब नंबर 5। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग टास्क है वो खुद करने हैं और यहाँ पे आपने इसका छोटा सा क्रिटिकल कंक्लूजन लिखना है और आपने हर एक जो है ना वो टास्क को साथ एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ आप जो है ना वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने फिगर्स यहाँ पे प्लेस करनी है और नीचे जो है ना वो एक छोटा सा कमेंट करना होता है कि फ्रॉम ए फिगर वी कैन सी दैट के जो एट टाइम इंस्टेंट 0 पे जो वैल्यू है वो इनपुट सिग्नल की जो है वो पास्ट वैल्यू है। इस तरह करके छोटा सा आपने हर एक टास्क का छोटा सा ब्रीफ करना है, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ जो है ना वो लैब टास्क जो है ना वो आपने खुद परफॉर्म किए हैं और आपने जो है वो रिज़ल्ट जो है एवेलुएट किए हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लैब नंबर 5। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो हम लाइव सेशन में जो है उसको क्लियर कर लेंगे।